कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। ये सब सुनकर शायद नंदन भी उस हालत में नहीं थे कि प्रीति का ख्याल रख सके। एक पिता के लिए उसकी बेटी उसका नाज, उसका जहान होती है। नंदन जैसे कुछ वक्त के लिए सदमे में चले गए थे। मम्मी जी, पापा जी, आप इनको उठाते क्यों नहीं? पापा जी, विवेक ने नंदन को झिझोड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, नंदन चौंकते हुए बोली। प्रीति, जल्दी से पानी लाओ। नंदन ने चिल्लाते हुए पानी मांगा और प्रीति के मुंह पर पानी की छींटे मारने लगे। प्रीति उठो प्रीति, कुछ नहीं हुआ है हमारी पूर्वी को। मेरी शेरनी ऐसे ही थोड़े न हार मान सकती है। उठो प्रीति, मेरे लिए ना सही, अपनी गुड़िया के लिए, हमारी बिटिया पूर्वी के लिए। कुछ ही देर में प्रीति को होश आ गया। प्रीति के पापा, मेरी पूर्वी ठीक है ना? बिल्कुल, ये पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं ना? वो घर पर हमारा इंतज़ार कर रही है ना? प्रीति एकदम से उठकर नंदन का कॉलर पकड़कर कहने लगी। प्रीति, हाँ पूर्वी, हमारा इंतज़ार तो कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से घर पर नहीं, अस्पताल में। उसे हमारी ज़रूरत है प्रीति, हम अपनी बच्ची को थोड़े ही कुछ होने देंगे? हे भगवान, किस कर्म की सज़ा आपने मेरी बच्ची को दी है। मैं उन हैवानों को छोड़ूंगी नहीं। प्रीति ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा। तो ज़रूर, लेकिन एक माँ अपने बच्चे का सुई के बराबर भी तकलीफ सहन नहीं कर सकती। तो फिर तो यहाँ पूर्वी की जान पर बनी थी। सर, किस अस्पताल में है पूर्वी? विवेक ने बड़े ही निराशा भरे स्वर में कांस्टेबल से पूछा। सिविल हॉस्पिटल में, कांस्टेबल ने बताया। आइए मम्मी जी, पापा जी, मैं आप लोगों को हॉस्पिटल ले चलता हूँ, विवेक ने नंदन के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि अब नंदन उस अवस्था में नहीं थे कि खुद ही बाइक चलाकर हॉस्पिटल तक पहुँच सके। विवेक ने नंदन और प्रीति को बाइक पर बैठाया और चल दिया अस्पताल की ओर। थोड़ी ही देर में तीनों अस्पताल पहुंच गए। हॉस्पिटल स्टाफ से पूछने पर उन लोगों ने बताया कि हाँ, एक ऐसा केस आया है लेकिन पीड़िता की हालत बहुत गंभीर है, आईसीयू वार्ड में है। प्रीति दौड़ती हुई वार्ड की तरफ गई। प्रीति ने जैसे ही पूर्वी को ऐसी हालत में देखा तो प्रीति ने अपनी पूरी क्षमता से पूर्वी का नाम चीखा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे मेरी बेटी से मिलने दो, मुझे मेरी बेटी से मिलने दो, चिल्लाते हुए वो हॉल में जाने लगी। लेकिन वहाँ लगे दो पुलिस कांस्टेबल ने जैसे तैसे प्रीति को अंदर जाने से रोका। विवेक और नंदन भी पीछे पीछे दौड़ते हुए आए और उन्होंने प्रीति को संभालने की कोशिश की। प्रीति पूर्वी का नाम बार बार लेते हुए सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गई। नंदन ने जब प्रीति को मौत और जिंदगी के बीच झूलते देखा तो आज वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और एक कोने में जाकर सर झुकाकर वो भी फूट फूट कर रोने लगे। विवेक भी पूर्वी को देखकर रोने लगा था। लेकिन जब सब ऐसे ही हिम्मत हार जाएंगे तो ये जंग कौन लड़ेगा? कौन उठाएगा ऐसे अपराधों के लिए कड़ा कदम? विवेक ने खुद को संभालते हुए नंदन और प्रीति को हौसला देने की कोशिश की, मानो जैसे आज प्रीति और नंदन के लिए भी ये दिन एक कभी ना भूलने वाला, कभी ना मिटने वाला एक कलंक का धब्बा बन गया है। इतनी जल्दी और इतनी निर्दयता से ये सब हो गया हो कि वर्तमान परिस्थिति पर यकीन कर पाना बेहद कठिन था। मीडिया वालों को नई खबर मिल चुकी थी कि भयानक सामूहिक बलात्कार पीड़िता जोधपुर से ही है और उसका नाम पूर्वी नंदन सिंह है। अब ये खबर महज खबर नहीं, एक ऐसा ज्वालामुखी बन चुकी थी जिसका दहकता हुआ लावा पूरे हिंदुस्तान में एक तेज तूफान के माफिक फैलने लगा था। हिंदुस्तान के हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार और सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ जोधपुर रेप केस की ही खबर रुझान में थी। वहीं देव को ये तो पता है कि जोधपुर में एक भयंकर बलात्कार जैसे जघन्य जुर्म को अंजाम तो दिया गया है, लेकिन उन भूखे भेड़ियों की हवस की आग ने किसी और पर नहीं, उसी की बचपन की दोस्त या शायद यूं कह लें कि देव के पहले प्यार पूर्वी पर ही कहर ढाया है। आज रात में ऑफिस से घर आने के बाद खाना खाते समय भी देव के घर में उसकी और शिवानी की शादी की तैयारियां ही चल रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद देव अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही देव अपना मोबाइल लेकर बेड पर लेट गया। लेकिन क्या आज की रात देव के लिए एक सुकून भरी रात होने वाली थी?
या उस पर कोई गाज गिरने वाली है। देव ने जैसे ही फ़ोन देखा, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी कवरेज जोधपुर में भीषण रेप केस में नई खबर ये सामने आ रही है कि पीड़िता जोधपुर से ही संबंधित है और उसका नाम है पूर्वी नंदन सिंह। पहले तो देव ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक ही उसने पीड़िता का नाम जब पूर्वी नंदन सिंह पढ़ा तो जैसे उसके होश ही उड़ गए। देव ने तुरंत ही पूर्वी को फ़ोन मिलाया, लेकिन औरों की तरह बार बार देव को भी पूर्वी का फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। देव का दिल बैठा जा रहा था, वो व्याकुल हो रहा था, एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी उसको। पूर्वी का फ़ोन स्विच ऑफ आने पर देव ने प्रीति को फ़ोन कर दिया। प्रीति के फ़ोन की घंटी तो जा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। देव ने दोबारा प्रीति को फ़ोन किया, लेकिन अभी भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर आखिर में देव ने नंदन को फ़ोन मिलाया। फ़ोन की घंटी जा रही थी। नंदन का मोबाइल जैसे ही बजा, नंदन ने जेब से फ़ोन निकाला तो देखा कि देव का फ़ोन आ रहा है। विवेक भी वहीं नंदन के बगल में खड़ा था। विवेक ने कहा कि पापा जी मुझे दीजिए फ़ोन, मैं बात करता हूँ देव से। जैसे ही विवेक ने देव का फ़ोन उठाया, देव ने हड़बड़ाते हुए हेलो कहा। विवेक ने भी उदासी भरे स्वर में देव से हेलो किया। भाई सब ठीक तो है वहाँ? और पूर्वी कैसी है? देव ने पूछा। भाई कुछ ठीक नहीं है, पूर्वी आईसीयू में अपनी ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रही है, विवेक ने रोते हुए कहा। देव पूर्वी की ऐसी हालत सुनकर भौचक्का ही रह गया। उसने कंफर्म करने के लिए फिर से विवेक से पूछा। अब की बार में विवेक ने देव को सारी बातें बता दी। ये सब सुनकर देव को इतना भयंकर झटका लगा कि देव का फ़ोन ही ज़मीन पर गिर पड़ा। वो बिल्कुल बेसुध और मौन होता हुआ बेड पर बैठ गया। इधर से विवेक फ़ोन पर हेलो हेलो ही करता रह गया और उधर देव शायद अभी भी सदमे में था। थोड़ी देर में जैसे तैसे देव ने खुद को संभाला और जो कपड़े पहने था वही कपड़े पहने हुए कोटा से जोधपुर जाने के लिए निकलने लगा। देव को बड़ी जल्दी में जाता देख रीमा को बड़ा अजीब लगा। उसने देव को न जाने कितनी आवाज़ें लगाई, लेकिन देव ने रीमा की सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी कार चलाता हुआ निकल गया जोधपुर के लिए। बस एक बार पूर्वी को होश आ जाने दो, फिर सबको पता चल जाएगा कि आखिर इस जुर्म या गुनाह के पीछे किस जल्लाद का हाथ है। रीमा देव को आवाज़ लगाती रही, लेकिन देव ने आज सब कुछ अनदेखा अनसुना कर दिया था। रीमा दौड़कर देव के पीछे पीछे गई, लेकिन तब तक देव जा चुका था। रीमा ने देव को फ़ोन किया। देव इतनी तकलीफ में था कि आज उसे अपनी माँ की भी पुकार नहीं सुनाई दे रही थी। रीमा बार बार देव को फ़ोन कर रही थी। आखिरकार अब की बार देव ने रीमा का फ़ोन उठा ही लिया। देव बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, तू कहाँ जा रहा है? रीमा ने घबराते हुए पूछा। लेकिन देव ने जवाब में बस यही कहा कि माँ न्यूज़ लगा कर देखो, और देव ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। हेलो देव, देव बेटा, रीमा बोलती रही मगर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। रीमा बहुत परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो देव मुझे न्यूज़ देखने को कह रहा है। रीमा तुरंत दौड़ती हुई गई और टीवी चालू करके न्यूज़ लगा दिया। रीमा ने जैसे ही न्यूज़ में पूर्वी के निर्दयी बलात्कार की खबर देखी तो उसके होश ही उड़ गए। जोधपुर क्या, भारत का हर व्यक्ति जो अपने सीने में एक हमदर्दी वाला दिल रखता है, उसकी आंख से आंसू निकलना तो स्वाभाविक ही है। रीमा एक बेटी की मां ना होते हुए भी अपने जज्बातों को रोक ना पाई और पूर्वी के लिए फूट फूट कर रोने लगी। इतनी ही देर में सालीन भी आ गए। क्या हुआ रीमा, क्यों इतना रो रही हो? सालीन तुरंत ही सब कुछ छोड़ कर आए और रीमा को जोर से गले लगाते हुए कहा। सालीन की नज़र भी टीवी पर नहीं पड़ी थी। रीमा को कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने सालीन को टीवी की तरफ इशारा किया। सालीन ने जैसे ही न्यूज़ देखा तो उनको भी यकीन ही नहीं हो रहा था। ये तो अपनी पूर्वी है, सालीन ने अचंभित होते हुए कहा। रीमा ने रोते रोते ही हाँ में सिर हिलाया। मगर कब हुआ ये सब और किन हैवान लोगों ने की है ये नीच हरकत पूर्वी के साथ? सालीन ने पूछा। रीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा कि शायद 2-3 दिन हो गए हैं। हमें कभी अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती है कि किसी गम में शरीक हो सके। देव कहाँ है? देव को पता है ये सब? सालीन ने पूछा। हाँ, उसी ने तो मुझे न्यूज़ देखने को कहा है। वो तो पता चलते ही तुरंत निकल गया जोधपुर को। क्या? सालीन ने कहा। हम भी चलेंगे। इस समय प्रीति भाभी और नंदन को हमारी बहुत ज़रूरत है। सालीन ने कहा।
रीमा और सालिन बात ही कर रहे थे कि शिवानी का फ़ोन आ गया। रीमा ने फ़ोन उठाया। हेलो माँ जी, नमस्ते। शिवानी ने कहा, नमस्ते बेटा। माँ जी, देव कहाँ है और वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? शिवानी ने पूछा। तुम्हें नहीं पता है क्या बेटा? रीमा ने कहा। क्या माँ जी? देव तो जोधपुर गया है पूर्वी को देखने। माँ, पूर्वी ठीक तो है? शिवानी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। बेटा, तुमने न्यूज़ नहीं देखी क्या? वो जोधपुर में हुए भयंकर सामूहिक बलात्कार के बारे में? रीमा ने कहा। हाँ माँ जी, मैंने सुना तो है, लेकिन ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है मुझे। शिवानी इतना ही बोली थी कि रीमा ने बोल दिया, वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वी ही है। क्या? वो पूर्वी है? शिवानी ने चौंकते हुए कहा। हाँ, रीमा बोली। शिवानी भी ये सुनकर सोच में थी कि समाज चाहे जितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, चाहे कितने भी महिलाओं के लिए कानून बन जाए, लेकिन हम समाज में महिलाओं के लिए फैली गंदी सोच और उनकी पुख्ता सुरक्षा के लिए कभी सक्षम नहीं हो सकते, जो कि बिल्कुल हकीकत है। आज भी लोग समाज को पुरुष प्रधान ही समझते हैं। आज भी कई लोग पुराने दकियानूसी विचारधारा वाले हैं। अगर किसी की बेटी पढ़ लिख कर कोई जॉब कर रही है, अपने माँ बाप के कंधों का बोझ हल्का कर रही है, तो ये दोगला समाज बेटी को प्रोत्साहित करने के बजाय उस पर तरह तरह के लांछन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अगर कोई व्यक्ति बाप हिम्मत दिखाकर समाज का मुंह बंद करा भी देता है, तो लोग उसे ना जाने कितनी घटिया नामों से पुकारने लगते हैं कि इसकी कमाई कम पड़ गई थी क्या, जो अब बिटिया की कमाई खा रहा है। 21वीं सदी में ये 15वीं सदी की सोच रखने से क्या ये समाज कभी उन्नति की ओर बढ़ पाएगा? कभी नहीं। वहीं कुछ घंटों का सफर तय करके देव भी जोधपुर पहुंच गया। देव ने अस्पताल में देखा कि प्रीति और नंदन बेबस और बेसुध लाचारों की तरह एक कोने में गुमसुम से बैठे हुए थे और विवेक भी एक किनारे मायूस बैठा हुआ है। देव ने जाते ही सबसे पहले प्रीति को आवाज़ लगाई। आंटी। प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा तो देव खड़ा था। प्रीति फौरन दौड़कर आई और देव की छाती से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। देखना देव, तेरी पूर्वी को क्या हो गया है? तू कहाँ था? तूने उसको बचाया क्यों नहीं? अब तू आ गया है ना, जा उठा उसको, बोल चल घर चल। इतने दिन हो गए हैं बस यूं ही लेटी रहती है, ना कुछ खाती है पीती है, ना ही कुछ बोलती है। देव भी प्रीति की ऐसी दशा देखकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। उसने अपने आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए कहा, जी आंटी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब देखना वो जरूर घर जाएगी। मैं मनाऊंगा उसे। ऐसे कैसे वो किसी की बात नहीं मान रही है? कहता हुआ देव अपना मुंह पीछे घुमाकर रोने लगा। देव ने जब दरवाजे में लगे कांच से पूर्वी को आईसीयू में लेटा देखा तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे पूर्वी के साथ बचपन में बिताया हुआ एक एक लम्हा याद आने लगा। खैर, किसी तरह देव ने यहाँ भी खुद को संभाला और नंदन के पास गया और बोला, अंकल, आखिर कौन थे वो कमीने जिन्होंने पूर्वी की ऐसी हालत कर दी है? साले एक बार मेरे हाथ लग जाए उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। देव की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी विवेक भी देव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि भाई, मैं भी उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक एक को जिन्होंने मेरी पूर्वी आईसीयू तक पहुँचाया है, उन सब को जब तक मैं शमशान तक नहीं पहुँचा दूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आज पूर्वी का मंगेतर और उसका दोस्त उसकी इस हालत को देखकर गुस्से से लाल थे। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो कहीं ना कहीं यही है असली मर्दों की पहचान। वहीं देश के कोने कोने में पूर्वी को न्याय दिलाने के लिए रैलियां, कैंडल मार्च, पुलिस प्रशासन का बहिष्कार, भारतीय न्याय व्यवस्था का बहिष्कार कर रही जनता गुस्से और आक्रोश से पागल हो चुकी थी। हर जगह पूर्वी के गुनाहगारों के लिए फांसी की सज़ा की मांग हो रही थी। पूरा देश क्रोध की ज्वाला में दहक रहा था। अस्पताल में रहते हुए पूर्वी को 20 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया था, लेकिन उसे अब भी होश नहीं आ रहा था। लोग ये सोच रहे थे कि अगर कहीं पूर्वी कोमा में चली गई तो फिर उसके गुनाहगारों का कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस इलाके में कोई कैमरा नहीं था और ना ही पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिला था। पूरा देश अब सिर्फ और सिर्फ पूर्वी की होश आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला था। वहीं देव की शादी भी सर पर आ गई थी। सिर्फ 5 ही दिन बचे थे। देव बेटा, तू कब जाएगा? तुझे पता है ना, 5 दिन बाद तेरी शादी, और शादी से पहले की कुछ रस्में भी करनी है। तू आ जा बेटा, हम ज़्यादा धूमधाम से कुछ नहीं करेंगे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? पूर्वी यहाँ अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और मैं शादी कर लूँ?
देव ने आश्चर्य से कहा, तो क्या बेटा तू शादी नहीं करेगा? करूँगा ना माँ, लेकिन अभी नहीं, मतलब कि इस मुहूर्त में नहीं, क्योंकि जब पूर्वी ही नहीं रहेगी मेरी शादी में तो अच्छा कैसे लगेगा? उसी से तो मेरी दुनिया से रौनक है। बेटा ये क्या बात हुई? तू अगर अभी शादी नहीं करेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और बेटा कार्ड भी बढ़ चुके हैं। अभी तो फिलहाल के लिए ऐसे ही शादी कर ले, फिर जब कभी पूर्वी ठीक हो जाएगी तो उसको अलग से पार्टी दे देना। रीमा ने देव को समझाते हुए कहा, नहीं माँ, मैं कोटा तब तक नहीं आऊँगा जब तक पूर्वी ठीक होकर वापस अपने घर नहीं चली जाती। तो फिर शादी का तो कोई सवाल ही नहीं रहा। देव, एक बार ठंडे दिमाग से सोच, लोग तुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस बेचारी शिवानी के बारे में तो सोच एक बार। उसके ऊपर तो लोग चारों तरफ से उंगलियां उठाने लगेंगे। रीमा ने फिर देव को शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की। माँ, अब जमाना पहले जैसा नहीं रहा कि लोग शिवानी पर तोहमत लगाएं, और शिवानी और उसके घर वालों को तो मैं समझा लूँगा। और माँ, मैं शिवानी से अपनी शादी तो नहीं तोड़ रहा हूँ, बस थोड़े दिनों के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। देव ने बड़ी ही शालीनता से कहा, ठीक है, जैसा तू कहे, मत मान मेरी बात, मगर याद रखना जमाना अब भी नहीं आगे बढ़ा है, क्योंकि अगर समाज आगे बढ़ा होता तो पूर्वी आज इस हालत में नहीं होती। बाकी तेरी मर्जी, तू जो चाहे वो कर, लेकिन एक बात सुन ले, मैं ना तो शिवानी से बात करूंगी, ना ही आराधना मौसी से, और ना ही शिवानी के माँ बाप से, समझा तू? रीमा ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा और फ़ोन काट दिया। हेलो माँ, माँ, देव फ़ोन पर आवाज़ लगाता रहा, लेकिन रीमा फ़ोन काट चुकी थी। देव तो आज बड़ी दुविधा में फंस चुका था। एक तरफ उसकी बचपन की दोस्त पूर्वी की ज़िंदगी, और दूसरी तरफ उसकी मंगेतर शिवानी की खुशियाँ थी। देव ने सोचा, शादी का दिन नज़दीक ही आ रहा है, क्यों ना आज ही शिवानी और उसके घर वालों से बात कर ली जाए। देव ने शिवानी को फ़ोन किया। हेलो देव, पूर्वी की हालत अब कैसी है? कब तक होश में आएगी? शिवानी ने देव का फ़ोन उठाते ही सवाल पूछा। देव ने हेलो करते हुए कहा कि उसके घाव तो थोड़ा ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी होश में नहीं है वो। वैसे शिवानी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, देव ने हिचकिचाते हुए कहा। जी बोलिए ना देव, क्या बात करनी है? शिवानी ने कहा। शिवानी, वो देव अब कहने में हिचकिचा तो रहा था, लेकिन उसे कहना तो था ही। देव ने कहा कि देखो शिवानी, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका तुम थोड़ा भी बुरा ना मानना, क्योंकि मैं भी ये अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूँ। जी बोलिए देव, मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, शिवानी ने बड़े विनम्र तरीके से कहा। अच्छा तो सुनो शिवानी, क्या हम अपनी शादी थोड़ी दिनों के लिए टालकर तारीख आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि तुम जानती हो कि पूर्वी के शामिल हुए बिना मैं शादी नहीं करूँगा। देव, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन देव कार्ड्स बढ़ चुके हैं, और हमारे घर वाले कभी मानेंगे इस बात को? देखो शिवानी, मैंने माँ से बात कर ली है, वो थोड़ा गुस्सा तो हुई थी, मगर मान गई है वो, और अब माँ मान गई है तो पापा भी समझो मान ही गए, देव ने कहा। देखिए देव, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी तभी खुश रहूँगी जब पूर्वी हमारी शादी में शामिल रहेगी, लेकिन माँ और बाबा को कैसे समझाऊँ? शिवानी ने चिंतित होते हुए कहा। शिवानी, तुम टेंशन मत लो, अगर मम्मी जी या पापा जी में से कोई तुम्हारे आसपास हो तो मेरी बात कराओ उनसे। माँ तो बाजार से शादी का कुछ सामान लेने गई है। बाबा है, शिवानी ने कहा। हाँ, मेरी बात कराओ, फ़ोन दो उनको, देव बोला। शिवानी ने अपने बाबा को ये कहकर उनको फ़ोन दे दिया कि देव का फ़ोन है, आपके लिए आया है। शिवानी के बाबा ने जैसे ही हेलो बोला, देव ने सबसे पहले नमस्ते किया। बाबा, आपसे कुछ बात करनी थी, देव ने फिर हिचकिचाहट भरे स्वर में कहा। हाँ बच्चे बोलो, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा जी, सब ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मेरी और शिवानी की शादी थोड़े दिनों के लिए टल सकती है क्या? क्योंकि आप जानते हैं मेरी दोस्त अभी भी अस्पताल में ही भर्ती है, और उसके बिना मैं शादी कैसे करूँगा? पहले तो ये सुनकर शिवानी के पापा थोड़ा चौंक गए, लेकिन उन्हें इस विषय पर बात तो करनी ही थी। लेकिन बेटा, समाज क्या कहेगा, कैसे हम सामना करेंगे उनका? सब लोग तरह तरह की बातें करेंगे। नहीं पापा जी, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, शिवानी से मैं ही शादी करूँगा, लेकिन प्लीज़ हो सके तो इस मुहूर्त में नहीं, अगले मुहूर्त में। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि शिवानी के बाबा भी ये बात मान गए, और खुशी खुशी शिवानी और देव की शादी की तारीख आगे बढ़ाने के लिए सहमति दी गई। अब देव को इस बात का सुकून हो गया था कि उसकी
और शिवानी की शादी में पूर्वी भी शामिल हो सकेगी। इसी के साथ 5 दिनों के बाद होने वाली देव और शिवानी की होने वाली शादी कुछ दिनों के लिए टल गई, लेकिन ये नहीं पता था कि अब उनकी शादी कब होगी। हादसे से तकरीबन 1 महीने और 5-6 दिन के बाद आज पूर्वी को होश आया है। डॉक्टर जल्दी आइए, आईसीयू वाले पेशेंट को होश आ गया है। आईसीयू रूम से दौड़कर निकलती हुई नर्स ने खुशी चिल्लाते हुए डॉक्टर को आवाज़ लगाई। वहाँ पर प्रीति, नंदन, देव और विवेक भी मौजूद थे, जिसे सुनकर वो चारों बहुत खुश हुए। सभी भागते हुए आईसीयू के अंदर गए, लेकिन उनके बात करने से पहले डॉक्टर की सलाह और जांच करना बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि हाँ, पूर्वी अब बात करने के योग्य है। पूर्वी होश में तो आ गई थी, लेकिन वो शायद बहुत बड़ा और भयंकर सदमा लगा था। वो बस आंखें खोलकर लेटी हुई थी। प्रीति, नंदन, देव और विवेक जैसे ही अंदर गए, प्रीति पूर्वी को रो रो कर चूमने लगी। वहीं आज अस्पताल के बाहर खड़ी मीडिया आज सवाल के जवाब के इंतजार में थी, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। आज हर एक को पूर्वी के मुंह से उन दरिंदों का नाम सुनने की बेसब्री हो रही थी। लेकिन आईसीयू में मौजूद वो चारों तब हैरान हो गए जब उन्होंने पूर्वी को मौन देखा। वो होश में होकर भी होश में ना थी। शायद उसको उस काली रात के ही मंजर याद आ रहे थे, या शायद उसकी शारीरिक पीड़ा ने उसके जज्बातों को बांध रखा था। प्रीति के इतना आवाज़ लगाने के बावजूद भी पूर्वी के मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला। बेटा, मेरी गुड़िया, मेरी जान, मैं तेरा पापा, देख हम तुझको लेने आए हैं, मेरी तरफ देख बेटा। नंदन ने भरी आंखों से बेड पर लेटी हुई पूर्वी के सर पर हाथ फेरते हुए। पूर्वी का हाल इस समय बिल्कुल जिंदा लाश के समान था, लेकिन नंदन की बातों से शायद उसके दिल में कुछ अंदरूनी हलचल हुई और उसकी आंखों से अश्क की एक लहर बहने लगी। पूर्वी बेटा, कुछ बोल, मुझसे भी बात कर, तेरी आवाज़ सुनने को हमारे कान तरस गए हैं। बेटा कुछ तो बोल, प्रीति ने पूर्वी के पैर सहलाते हुए कहा, लेकिन अब भी पूर्वी के मुंह से कुछ नहीं निकला सिवाय आंसू के। आंटी बोलेगी, ये जरूर बोलेगी। देव ने प्रीति के दोनों हाथ पकड़कर ढांढस देते हुए कहा, ए प्रीति उठ, कुछ बोल, देख तू ज़्यादा ना ड्रामा ना दिखा, मेरी शादी होने वाली है, जल्दी से बोल, तैयारियों में मेरी मदद कराएगी कि नहीं? नहीं बोलेगी? चल ठीक है, मत बोल, फिर मैं भी तेरी शादी में नहीं आऊँगा। कहते हुए देव की आंखें ये सोचकर रुआंसी हो गई कि पूर्वी अब उसके भी किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है, जिससे वो कभी बात करना बंद नहीं करती थी। प्रीति, नंदन और देव तो कई कोशिशों के बाद भी पूर्वी की आंखों से आंसू के अलावा कुछ ना निकला। नहीं, वहाँ पर कोई ऐसा भी था जिसकी आवाज़ की एक को पूर्वी की आत्मा को झकझोर कर देने वाली थी। पूर्वी कैसी हो अब? जल्दी घर चलो, ब्याह नहीं करना क्या तुम्हें? विवेक के मुंह से बस इतना ही सुनना था कि पूर्वी वो दहाड़े मारकर रोने लगी, जिसका किसी को कोई अंदाज़ा भी नहीं था। आज प्रीति का दर्द उसकी चीखों के रूप में पूरा हिंदुस्तान सुन सकता था। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? हम हैं ना यहाँ, कुछ नहीं होगा आप, कहते हुए प्रीति ने पूर्वी को गले लगा लिया। पूर्वी के मुंह से जो आज पहले शब्द निकला था वो माँ। माँ, आपने पापा को क्यों नहीं मनाया कभी? ये सुनकर वहाँ मौजूद चारों लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इससे पहले कि कोई पूर्वी से कुछ पूछता, उसने खुद ही कह दिया, माँ मैं आपसे कहती रह गई कि पापा को मना लो, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, लेकिन आप और पापा हर बार मेरी बात को तूल ना देते हुए बस टालते ही रहे। पूर्वी फिर रोने लगी। हाँ मेरी बच्ची, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती, माफ़ कर दे हमें मेरी बच्ची, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, कहते हुए प्रीति पूर्वी को गले लगाकर रोने लगी। हाँ बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं इस दुनिया का सबसे ख़राब बाप हूँ, अगर तू कर सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। लेकिन आज मैं मेरी बेटी से यह वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी तुझे कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, कभी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूँगा। कहते हुए नंदन भी रोने लगे। चल जल्दी उठ, तुझे कोटा चलना है मेरी शादी में, कहते हुए देव हल्का सा मुस्कुराने लगा। विवेक ने सबसे पहले पूर्वी से बस यही पूछा कि वो कौन थे। विवेक की बात का पूरा समर्थन करते हुए देव ने भी पूछा। आज विवेक और देव की आंखों में क्रोध की सुर्खी स्पष्टता देखी जा सकती है। पूर्वी इस बात का जवाब तो शायद देना चाह रही थी, लेकिन वो गंदे और भयानक शैतानी चेहरे उसे दहशतगर्द कर दे रहे थे। लेकिन इस सवाल के जवाब में पूर्वी ने सबसे पहले कुछ ऐसा कह दिया जिससे वहाँ मौजूद सभी को जोर का झटका लग गया। क्यों विवेक,
तुम्हें भी नहीं पता क्या? पूर्वी ने पूछा। अरे मुझे कैसे पता होगा? विवेक ने थोड़ा डरते हुए कहा। खाओ मेरी कसम, खाओ हमारे प्यार की कसम, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, पूर्वी ने विवेक से कहा। पूर्वी, मुझे मेरी माँ की कसम, अपनी प्यार की कसम, मुझे वाकई कुछ भी नहीं पता, विवेक ने कसम खाते हुए कहा। अच्छा, पूर्वी ने कहा। जो नाम पूर्वी ने आज बताया, दंग तो सभी रह गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा झटके में विवेक था, क्योंकि पूर्वी ने जो नाम लिया है वो कोई और नहीं बल्कि विवेक का जिगरी दोस्त अमन ही है। क्या? विवेक ने आंखें फाड़ते हुए दंग होकर पूछा। पूर्वी ने विवेक को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि और ज़्यादा वो रोने लगी। देव की आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल थी, मानो जैसे देव को अभी मौका मिले वो अभी ही अमन की जान ले ले। विवेक को सदमे में सबसे ज़्यादा इस बात ने डाल दिया कि उस रात विवेक जब पूर्वी को घर छोड़ने जा रहा था, उसे अमन का ही फ़ोन आया था कि कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया है, तू जल्दी आ जा। उसी दिन अमन की बहन की शादी थी। उसने अपनी हवस के आगे अपनी बहन की खुशियाँ और रस्में भी ना देखी और अपनी जगह विवेक को रख कर चला गया। अमन और उसके 5 दोस्त रितेश, निखिल, प्रियम, राहुल और नीरज, जो कि उस दिन उसी शादी में शामिल भी थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि पूर्वी उस रात उन सब से पार्टी में मिली और उसने सभी को भैया कहकर ही बुलाया था, लेकिन उनके दिलों में पैदा हुए शैतान को कोई न भांप पाया। वो अमन ही था जिसने पूर्वी को जैसे ही देखा तो उसकी वासना की आग को तूफान का सहारा मिल गया और उसके दोस्तों को उसे समझाने के बजाय एक मासूम, एक अनजान के साथ सामूहिक बलात्कार करने का घटिया निर्णय कर लिया। विवेक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिसकी बहन की शादी में उसी की रहकर उसकी जिम्मेदारियां अपने सर उठा रहा था, वहीं अमन उस रात उस खंडहर में अपने दोस्तों के साथ उसकी होने वाली पत्नी की इज्जत लूट रहे थे। विवेक की आंखों में आज ऐसा खून उतरा था कि वो अमन और साथियों को उनके किए गुनाह की सज़ा सरेआम 20 चौराहे पर नंगा करके दे, लेकिन देव और विवेक दोनों ही मजबूर थे कानून के हाथों। वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते थे। मीडिया को किसी खबर का पता चलते देर लगती है क्या भला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितनी तेज जोधपुर बलात्कार की घटना पूरे देश में फैली थी, ठीक उसी तरह ये खबर भी पूरे देश में फैल चुकी थी। हर तरफ पूर्वी के सभी गुनहगारों को फांसी की सज़ा देने की मांग होने लगी थी, जबकि अभी कुछ ही देर हुई थी। अब पुलिस के पास बिल्कुल साफ वजह थी कि अपराधियों को हिरासत में लेने की, लेकिन क्या उन कमीनों का मुंह था कि भला वो समाज के सामने भी आ जाए? समाज क्या, उनकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपने परिवार वालों से नज़रें तक मिला सके। सभी आरोपी फरार थे, लेकिन पुलिस का इनको पकड़ना इतना भी मुश्किल नहीं था। आज नहीं कल उनको पकड़ में आना ही है। पूर्वी की हालत तो पहले से कुछ बेहतर हो ही गई है। उसको अस्पताल से घर ले जाने के लिए मंजूरी मिल चुकी थी। प्रीति, नंदन, देव और विवेक पूर्वी को ठीक 40 दिनों के बाद पूर्वी को उसके घर ले गए। जिस रात पूर्वी उस पार्टी में जा रही थी, तब किसी की भी इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि अब इतने दिनों बाद और ऐसे हाल में वापस इस दहलीज पर कदम रखेगी। पूर्वी को एक ऐसा जख्म मिल गया था जो उसके जीते जी तो कभी नहीं भरने वाला था। एक ऐसा नासूर बनने वाला था जो राई राई करके उसकी दुनिया में एक ग्रहण काल बनकर खड़ा रहने वाला था। पूर्वी हॉस्पिटल से निकलकर देव की कार में पुलिस की सुरक्षा में बैठी। ना जाने कितने लोग आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों जर्नलिस्ट पूर्वी के एक बयान के लिए तड़प रहे थे, लेकिन मामला बहुत पेचीदा होने की वजह से किसी को एक भी मौका न मिलने पूर्वी की एक झलक तक देखने का। हॉस्पिटल से घर तक लोगों का ऐसा हुजूम लगा हुआ था जैसे पूरा राजस्थान पूर्वी को एक नई शुरुआत करने के लिए अपने पंख दे रहा हो। हर तरफ पूर्वी के लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन कब तक लोग ऐसा करने वाले थे? खैर, भीड़ को चीरते हुए पूर्वी, देव, नंदन, प्रीति और विवेक घर तक पहुंच गए। देव ने जल्दी से उतरकर पूर्वी के लिए कार का दरवाज़ा खोला। प्रीति जल्दी से दौड़कर घर के अंदर गई। विवेक ने पूर्वी को गोद में उठाया और घर के अंदर ले जाने लगा। प्रीति पूर्वी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी आरती और नज़र उतारी। विवेक ने पूर्वी को उसके कमरे में जाकर लिटा दिया। पूर्वी ने शायद अब जिंदगी को एक खामोश सा अफसाना बना दिया था। सब लोग उससे बातें करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूर्वी ने किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। प्रीति अब भी रो रही थी कि आखिर कब तक पूर्वी यूं ही खामोश रहेगी। बिना आवाज़ उठाए हम गुनहगारों को सज़ा कैसे दिलाएंगे? लीजिए मैडम, आपका पसंदीदा सैंडविच
तैयार है, वो भी बिल्कुल गर्मा गर्म। जल्दी से खाइए और बताइए कि अनाड़ी ने पहली बार कुछ कैसा बनाया है। कमरे में गुमसुम सी लेटी पूर्वी को देव ने उसका पसंदीदा सैंडविच देते हुए कहा, तुझे पता है, मैं जब बचपन में ये सैंडविच स्कूल में लंच में ले जाया करता था तो तू चुपके से मेरा लंच चुरा कर खा लिया करती थी और अपना खाना मेरे डिब्बे में भर दिया करती थी। ले, आज तो मैंने खुद ही तेरे लिए बना दिया है, तू खा क्यों नहीं रही है ना यार? मेरे हाथ का नहीं खाना क्या? देव ने उदास होकर पूछा, लेकिन अब भी पूर्वी के मुंह से कुछ नहीं निकला। देव मायूस होकर कमरे से बाहर चला गया और एक किनारे खड़ा होकर रोने लगा। देव ये सोच रहा था कि हमारे बचपन की सुनहरी यादें भी तुम्हारी ज़िंदगी के इस घाव को इतनी जल्दी नहीं भर सकती है। नंदन पूर्वी के लिए काफ़ी बनाकर लाए, लेकिन मेरी गुड़िया देख, तुझे मेरे हाथ की कॉफ़ी की बहुत पसंद है ना? चल बेटा, जल्दी से उठकर कॉफ़ी पी ले। और देव ने बड़े प्यार से तेरे लिए सैंडविच बनाया है, खा ले बेटा कुछ। कितने दिन हो गए हैं तूने एक दाना भी नहीं खाया, सिर्फ पानी के सहारे तो नहीं रह सकती ना? नंदन ने कहा। अब भी पूर्वी का हाल एक बेजान मूर्ति की तरह ही था। ये बात सभी जानते थे कि पूर्वी के लिए जीवन की इस अध्याय को भूल पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन पूर्वी को प्यार करने वाला, उसका भला चाहने वाला हर एक शख्स उसके चेहरे पर नकली ही सही मगर एक हल्की सी मुस्कान देखना चाहता था। विवेक ने पूर्वी को उसकी और पूर्वी की सगाई का एल्बम भी दिखाया, जिसमें देव और शिवानी भी थे। पूर्वी, ये देखो, तुम और शिवानी जब एक जैसी ड्रेस में पहनकर सबके सामने आई थी, सभी को लग रहा था कि तुम दोनों बहनें हो। और ये देखो, जब हमारी अंगूठियां जब आपस में बदल गई थी तब तुम्हारा मुंह कैसे उतर गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सगाई वाले दिन भी तुम और देव झगड़ा करना बंद नहीं कर रहे थे। कैमरामैन ने वो लम्हा कैमरे में कैद कर लिया। पूर्वी अब भी मौन ही थी, मानो वो अपनी पुरानी जिंदगी से नाता तोड़ कर कोसों दूर जा चुकी थी। वहाँ मौजूद हर किसी ने अपने अपने तरीके से पूर्वी को हंसाने, उसको सहज महसूस कराने की बहुत कोशिश की, पर परिणाम के तौर पर सिर्फ और सिर्फ पूर्वी की खामोशी ही मिली। सभी लोग पूर्वी को आराम करने के लिए कमरे में छोड़कर बाहर निकल आए। माँ तो आखिर माँ होती है, वो भला कैसे जा सकती है अपने जिगर के टुकड़े को तन्हा छोड़कर। सब चले गए, लेकिन प्रीति बेशुद्ध होकर पूर्वी की सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब से लोगों को आरोपियों की पहचान का पता चला है, हर न्यूज़ चैनल अखबार पर उन्हीं की फ़ोटो आ रही है। जनता उनके पुतले बनाकर चौराहे पर फूंक रही है। आक्रोश इतना बढ़ चुका था, जनता उन आरोपियों को उनके हवाले सौंपने की नारेबाजी कर रही थी। सभी आरोपियों के घर पर तलाश की गई, लेकिन कोई भी घर पर नहीं मिला। सभी के घर वालों ने साफ साफ पुलिस और मीडिया से कह दिया था कि हमारा उन लोगों से अब कोई वास्ता नहीं है, हम सब पूर्वी के साथ हैं। पुलिस और जनता को जो भी उनके साथ करना है करे, सरेआम गोली मारकर उनकी जान भी ले लें तो हम उफ तक नहीं करेंगे। ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आखिर कब तक भागकर बचने वाले थे वो राक्षस? एक ना एक दिन तो कैद में आना ही था। जितना वक्त लगेगा सज़ा उतनी ही भयंकर होगी। देव और विवेक अब भी पूर्वी की हालत ऐसे देखकर मायूस उसके कमरे के बाहर खड़े हैं। प्रीति की भी पूर्वी को सुलाते हुए देख आंख लग गई। नंदन भी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान पूर्वी के गुनहगारों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए प्रदर्शन, मार्च, रैली सब कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, माँ पापा मुझे बचा लो। नहीं नहीं, जोर जोर से चीखते हुए पूर्वी की आँख खुल गई। देव और विवेक तुरंत दौड़कर कमरे के अंदर गए। प्रीति भी चौंकते हुए उठकर बैठ गई। क्या हुआ पूर्वी? देव और विवेक के मुंह से एक साथ निकला। नहीं मेरी बच्ची, हम यहीं हैं, कुछ नहीं होगा अब तुझे, प्रीति ने पूर्वी को कसकर गले लगाकर कहा। नंदन भी भागे भागे दौड़ कर आए। क्या हुआ पूर्वी को? कुछ नहीं बेटा, हम तेरे साथ ही हैं, अब कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। नंदन ने भी पूर्वी को गले लगा लिया। ये ले पानी पी ले, देव ने पूर्वी को पानी का गिलास देते हुए कहा। नंदन ने पानी लेकर पूर्वी को पिलाया। देखो बेटा, माँ, मैं तेरा देव और विवेक, अब तो सब लोग हैं यहाँ पर, तुझे अब किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब तुझे अब कुछ थोड़े ही होने देंगे, तू बस आराम कर। नंदन ने पूर्वी को पानी पिलाने के बाद कहा। प्रीति जी भी तिल तिल करके मर ही रही थी। ये सोच रही थी कि क्या उन शैतानों को ऐसी ही सज़ा मिलेगी जो उनका चैन, सुकून, हंसी सब छीन ले। प्रीति कमरे की खिड़की की तरफ जाकर अपने आंसू पोंछने लगी। आंटी जी, यूँ आंसू बहाकर अपनी बेबसी मत दिखाइए,
ये वक्त मजबूर होने का नहीं, दृढ़ होने का है। पूरा देश पूर्वी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है और उसी की माँ यूँ छुप छुप कर आंसू बहा रही है। आप तो पूर्वी की ताकत हैं। ये वक्त संघर्ष का है, देव ने प्रीति को साहस देते हुए कहा। मम्मी जी, देव बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप तो पूर्वी की शक्ति हैं। आप ऐसे नहीं कमज़ोर पड़ सकती हैं, विवेक ने कहा। आज प्रीति के मन में वो सवाल आ गया जो शायद हर किसी के मन में कहीं ना कहीं उठा था। विवेक, क्या इतना सब हो जाने के बाद अब भी तुम पूर्वी से शादी करने के लिए तैयार हो? विवेक ने प्रीति की तरफ देखा। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? पूर्वी में तो मेरी जान बसती है। भला कोई आज तक अपनी जान से अलग रह पाया है? मैं छाती ठोक कर पूरे विधि विधान के साथ पूर्वी को अब भी अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार हूँ। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। उसने विवेक के सर पर हाथ रखकर उसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी। देव ने भी विवेक का साहस देखते हुए गले से लगा लिया और कहा कि ये होता है असली मर्द। पूर्वी के लिए न्याय की इस जंग में तुम दोनों बच्चों का योगदान मैं अपने जीते जी कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अब वक्त एक माँ की दहाड़ का है, प्रीति ने आंसू पोंछते हुए कहा। माँ ही क्यों, ये समय तो एक बाप के फर्ज का भी है। हाँ प्रीति, मैं भी तैयार हूँ सड़क पर निकलकर न्याय की गुहार लगाने के लिए। नंदन ने प्रीति के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। देव और विवेक ने प्रीति और नंदन में ये साहस देखकर हल्की सी मुस्कान दी। प्रीति और नंदन निकल गए रोड पर हो रहे प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। अब घर में सिर्फ पूर्वी, देव और विवेक ही थे। थोड़ी देर के बाद, देव भाई जरा पूर्वी का ध्यान रखना, मैं अभी आया, कहता हुआ विवेक कमरे से बाहर जाने लगा। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? देव ने पूछा। बस यही हूँ, वो माँ का फ़ोन आ रहा था, उन्हीं से बातें करने जा रहा हूँ। पूर्वी सो रही है, इसलिए सोचा कि बाहर जाकर बात कर लूँ, विवेक ने कहा। अच्छा ठीक है, देव बोला। विवेक कमरे से दूर निकलकर बाहर आ गया। उसने किसी को फ़ोन किया। 3 बार पूरी घंटी जाने के बाद चौथी बारी में फ़ोन उठा। हेलो, सामने से कांपती हुई आवाज़ में कहा गया। विवेक ने हेलो किया। भाई कहाँ है तू? तू डर मत, मैं तेरे साथ ही हूँ, विवेक ने कहा। विवेक ने अमन को फ़ोन किया है, उसके दूसरे नंबर पर जो उसने कुछ ही लोगों को दिया है। क्यों मजाक कर रहा है यार? भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे भाई। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अमन ने डरते डरते कहा। फिर यार, मैंने कहा ना, तूने जो भी किया मैं तेरे साथ ही हूँ। मैं भी सिर्फ वही सब करना चाहता था उस पूर्वी के साथ। मैं उससे प्यार व्यार कुछ नहीं करता हूँ, मैं भी बस उसके साथ सोना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता, तूने और तेरे दोस्तों ने ही कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अब बस तू ही कोई दूसरी लड़की दिला दे। यार हम मर्द हैं, यही सब तो अपनी ज़िंदगी है। बोल, मिलवाएगा किसी से? विवेक ने अमन से पूछा। यार तू कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? अमन ने फिर पूछा। विवेक ने फिर ना में जवाब दिया। यार हम सब अपने एक दोस्त के खाली पड़े घर में मुंबई में छुपे हुए हैं, तू आ जा, फिर तुझे एक से एक लड़कियां दिलाता हूँ। उस लड़की, क्या नाम है उसका? पूर्वी। हाँ, उस पूर्वी को भी तो भूल जाएगा, अमन ने कहा। वैसे भाई मेरे पास भी एक लड़की है, अगर कहे तो उसे भी ले आऊँ। सारे यार आज पूरी रात मौज करेंगे, विवेक ने कहा। हाँ क्यों नहीं यार, फिर तो अपनी मौज दुगनी हो जाएगी। अमन भी अब वासना में चूर था। ठीक है, मैं आज ही रात में आता हूँ, एड्रेस तू मुझे मैसेज कर देना, विवेक ने कहा। ठीक है, ओके। अमन से बात करके विवेक फिर उसी कमरे में आ गया जहाँ देव और पूर्वी थे। क्या यार, बड़ी लंबी बात कर ली क्या? देव ने पूछा। किससे? विवेक ने डरते हुए कहा। अपनी माँ से। और किससे? किसी और से कर रहा था क्या? देव ने कहा। नहीं भाई, हाँ माँ से बात कर रहा था, वो बस पूर्वी का हाल चाल ले रही थी, विवेक बोला। विवेक और अमन की फ़ोन पर बात होने की अगली सुबह एक और मुख्य समाचार ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। आज हर कोई खुशियां मना रहा था। बलात्कारियों को एक ऐसी सज़ा मिली थी जो किसी ने अब तक सोचा भी नहीं था, या कुछ लोगों ने सोचा भी हो तो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाए हों। सभी आरोपियों का लिंग काटकर उन्हें बेहोशी की हालत में उसी खंडहर की दीवारों पर नंगा टांगा गया था। सोशल मीडिया पर तेज़ी से तस्वीरें फैलने लगी। हर कोई इस काम की तारीफ़ें कर रहा था। जिसने भी ये सब किया उसके अंदर एक अलग ही जज्बा और जुनून है, जिसकी खबर किसी को भी नहीं थी कि आखिर ये किसने किया है, और ना ही किसी को पता चलने वाला था, क्योंकि हर काम बहुत ही सफाई के साथ किया गया था। लेकिन जिसने भी किया था उसने हर बलात्कारियों के दिल में एक अजब सा खौफ पैदा कर दिया था। आज सुबह सुबह शिवानी भी देव से मिलने आई।
देव, विवेक, शिवानी, नंदन और प्रीति सब आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज वो हुआ है जो इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। शिवानी, देव और विवेक तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे क्योंकि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं तीनों ने मिलकर किया है। पूर्वी को न्याय दिलाने के लिए ये प्लान तो कल ही बन चुका था। विवेक और देव ने कल ही सोच लिया था इस सज़ा को अंजाम देने के लिए। विवेक ने सबसे पहले अमन से उसी के लेवल की बातें की और उसका विश्वास जीत लिया कि वो भी पूर्वी के साथ यही सब करना चाहता था। अमन को भी विवेक पर पूरा यकीन हो गया था क्योंकि पुराने दोस्त जो ठहरे। देव के सिर्फ एक ही बार कहने पर ही शिवानी भी इस प्लान का हिस्सा बन गई। पहले से ही बने प्लान के मुताबिक ही विवेक ने अमन से कहा कि उसके पास भी एक लड़की है जिसके साथ वो सब मस्ती करेंगे, जबकि वो लड़की कोई और नहीं शिवानी ही थी। शायद विवेक भी ये जान चुका था कि उसका वो कमीना दोस्त जिसके घटिया इरादे वो कभी भी नहीं जान पाया। अमन हमेशा ही वासना से तृप्त रहता है। विवेक और देव ने बात को सीक्रेट ही रखना ज़्यादा अच्छा समझा। विवेक ने तुरंत ही अमन से उन लोगों का पता ले लिया। उसी समय शिवानी, देव और विवेक देव की कार से निकल गए जोधपुर से मुंबई की ओर। तीनों ने अपना फ़ोन पूर्वी के घर पर ही स्विच ऑफ करके रख दिया था। कुछ घंटों का सफ़र तय करके तीनों मुंबई पहुंच गए। विवेक ने बताए गए पते के लैंडमार्क पर पहुंचकर अमन को फ़ोन किया। अमन अपने दोस्त के साथ उसकी कार में बैठकर आ गया विवेक को लेने। विवेक और शिवानी साथ में थे और दूर से खड़ा होकर सब देख रहा था। अमन ने विवेक को देखकर गले लगा लिया। यार चलो, अच्छा हुआ तूने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने तो सोचा था कि तू मुझे माफ़ कभी नहीं करेगा। अमन बोला, तू तो अपना यार, अपनी जान है, तेरे लिए तो 7 खून माफ़ भी है। फिर ये क्या चीज़ है? विवेक ने अमन के कंधे पर हाथ रखकर कहा। यार तू तो कह रहा था कोई माल भी ला रहा है साथ में, कहाँ है वो? अमन ने पूछा। है ना, मैं बोलूँ और ना करूँ, ऐसा कभी हुआ है क्या भला? विवेक ने पीछे खड़ी शिवानी का हाथ पकड़कर उसको लाते हुए कहा। वाह यार क्या लड़की है, आज तो बस मज़ा ही मज़ा आएगा। जल्दी चल भाई, मुझसे इंतज़ार नहीं होता अब। अमन ने शिवानी की गालों को गंदी तरह छूते हुए कहा। क्या आप भी कमरे तक जाने को तो वेट कीजिए। शिवानी ने अमन का हाथ अपने गालों से हटाते हुए एक तिरछी मुस्कान देते हुए कहा। हाँ चल यार जल्दी, मुझे भूख भी बड़ी तेज़ लगी है, विवेक ने कहा। और मुझे भी, अमन ने शिवानी को वासना से भरी नज़रों से देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा हवा से भरा मुखौटा लगा हुआ था जो उसको इस जहान का सबसे नीच इंसान होने का संकेत स्पष्ट रूप से दे रहा था। विवेक और शिवानी अमन और उसके दोस्त के साथ उनकी कार में बैठ गए। देव भी उनकी गाड़ी का पीछा करने लगा। अमन पूरे रास्ते भर शिवानी को बस शैतानी नज़रों से ही देखता रहा। कुछ ही देर में वो सब उनके अड्डे पर पहुंच गए। देव ने भी वहीं सबकी नज़रों से छुपकर अपनी कार लगा ली और उसी में बैठकर आगे के प्लान के लिए इंतज़ार करने लगा। अमन ने घर की घंटी बजाई। उसका एक और दोस्त दरवाज़ा खोलने आया। उसकी सबसे पहली नज़रें शिवानी पर ही पड़ी। उसका मुंह शिवानी को देखकर खुला का खुला ही रह गया। हेलो, ओ मिस्टर, अंदर आने दोगे हमें? अमन ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा। हाँ हाँ आओ, वो बोला। सभी उस घर के अंदर चले गए। अमन के दोस्त ने अमन को आगे ले जाकर कहा, भाई क्या गजब माल है, आज की रात तो हसीन होने वाली है। विवेक पीछे खड़ा होकर सब सुन रहा था। वो ये सोच रहा था कि इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी इन हैवानों के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं है। वो गुस्से से लाल तो हुआ जा रहा था, लेकिन प्लान के मुताबिक उसे अपने गुस्से पर काबू करना पड़ा। विवेक और शिवानी जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचे, सभी हैवान शिवानी की तरफ भूखे भेड़ियों की तरफ लपक पड़े। अरे यार रुको तो, तुम लोग भी ना, अब जब शबाब है तो क्यों ना पहले कुछ शराब हो जाए, तभी तो मज़ा ज़्यादा आएगा, विवेक ने उन सबको रोकते हुए कहा। विवेक ने शिवानी से कहा कि जाओ पहले सबके लिए शराब, और चुपके से उसके पास जाकर कहा कि मेरे लिए पानी लाना और तुम ही अपने हाथों से सबको सर्व करना ताकि कोई पानी वाला गिलास ना उठा सके। अमन पहले से रखी शराब की बोतलें शिवानी को दी और किचन की तरफ जाने का इशारा किया। शिवानी ने किचन में जाकर 6 गिलासों में शराब और अपने साथ लाई हुई बेहोशी की दवा मिला दी और विवेक के लिए शराब के नाम पर पानी का गिलास लिया। शिवानी एक ट्रे में सबके लिए शराब ले आई और अपने हाथों से शराब दिया और बचा पानी का गिलास खुद ही उठा लिया। दवा इतनी नशीली थी कि वो सब पीते ही तुरंत बेहोश हो गए और वो कई घंटों तक होश में ना आने वाले थे। जैसे ही शिवानी ने देखा कि वो सब बेहोश हो चुके हैं,
विवेक ने शिवानी से वहीं रुकने को कहा और वो चला गया बाहर से देव को बुलाने, क्योंकि उसे पहले से पता था कि देव किस जगह पर है। विवेक दौड़ता हुआ देव के पास गया। देव विवेक को देखकर तुरंत ही समझ गया था कि काम हो गया है। देव भी विवेक के साथ उसी घर के अंदर चला गया जहाँ वो सब राक्षस बेहोश पड़े हुए थे। देव ने उन लोगों को बेहोश देखा तो बड़ा खुश हुआ। देव और विवेक ने शिवानी को कमरे के बाहर जाने को कहा और शिवानी के जाने के बाद उन दोनों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। देव ने अपनी जेब से 2 धारदार चाकू निकाली। विवेक ने सबकी जीन्स उतारी और दोनों ने मिलकर उन छइयों का लिंग काट कर जिंदगी भर के लिए नपुंसक बना दिया। देव और विवेक जल्दी जल्दी उन लोगों को उठाकर देव की गाड़ी में डालने लगे। शिवानी ने कमरे में जाकर सारा खून एक कपड़े से साफ किया और देव और विवेक के सभी फिंगरप्रिंट्स साफ किए। सब काम हो जाने के बाद तुरंत ही वो तीनों उन लोगों को लेकर मुंबई से जोधपुर निकले। रात काफ़ी होने की वजह से रोड पर बिल्कुल सन्नाटा था। देव ने पूरी फुल स्पीड से गाड़ी भगाई। उन तीनों का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन उनको डरने की तो कतई भी ज़रूरत नहीं थी। 3:30 पौने 4 बजे तक वो लोग जोधपुर पहुंच गए और बहुत जल्दी उन तीनों ने मिलकर उन छयों को नंगा करके उसी खंडहर में टांग दिया और तीनों ही पूर्वी के घर चले गए। हालांकि प्रीति ने इतनी रात को कहाँ जाने की वजह भी पूछी थी, लेकिन देव और विवेक ने शिवानी को लाने का बहाना बनाकर बात को टाल दिया। सुबह उन बलात्कारियों के इस हाल में मिलने की खबर ने पूरे हिंदुस्तान की जनता में खुशियों की एक नई लहर दौड़ा दी थी। सब बहुत खुश थे। प्रीति और नंदन भी बहुत खुश थे। प्रीति को शायद इस बात का अंदाज़ा लग चुका था कि यह साहसिक काम विवेक, देव और शिवानी तीनों ने ही मिलकर किया है। शिवानी, देव और विवेक तीनों एक साथ ही खड़े थे। प्रीति ने रोते हुए तीनों को धन्यवाद कर हाथ जोड़ने लगी। वो तीनों समझ गए थे कि प्रीति को शायद पता चल गया है और तीनों आपस में एक दूसरे को देखने लगे। शिवानी प्रीति के पास गई और प्रीति का हाथ पकड़कर कहने लगी कि पूर्वी मेरी बहन है। आंटी, अब ऐसे धन्यवाद करके मुझे शर्मिंदा ना कीजिए प्लीज़। खैर ये बताइए कि आप खुश तो हैं ना आप? प्रीति ने रोते हुए ही हाँ में सिर हिलाया और शिवानी को गले लगा लिया। देव और विवेक भी प्रीति के पास आए और दोनों ने प्रीति के आंसू पोंछे। प्रीति ने उन दोनों को भी गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को इस बात का कोई सबूत नहीं मिलने वाला था कि ये सब किसने किया है और ना ही वो ज़्यादा कोशिश कर रहे थे पता लगाने की, क्योंकि पुलिस भी ये बात जानती थी कि जो कुछ भी उन हैवानों ने किया था वास्तविकता में वो सब इसी के हकदार थे। पुलिस उन 6 को नीचे उतारती है, जिनमें से 5 को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। उनका खून कुछ ज़्यादा ही बह चुका था। अमन भी मर चुका था। सिर्फ निखिल ही था जिसकी नब्ज अभी तक चल रही थी। उसे तुरंत ही अस्पताल भेजा गया। आज हर जगह सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हर कोई यही कह रहा था कि ऐसी सज़ा हर बलात्कारियों को मिलनी चाहिए। लेकिन पूर्वी तो अब भी अपने आने वाले कल के बारे में ही सोच रही थी कि क्या ये समाज उसे कभी बिना उंगली उठाए जीने देगा। लेकिन उसके पास देव जैसा दोस्त, विवेक जैसा मंगेतर, प्रीति और नंदन जैसे माँ बाप थे, जिससे उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो सब समाज से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। ठीक 1 महीने बाद न्यूज़ में एक खबर और आ गई। बचे हुए इकलौते आरोपी निखिल ने अस्पताल में ही आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। लेकिन क्या पूर्वी की ज़िंदगी में आने वाले तूफानों ने विराम ले लिया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तय किए गए मुहूर्त के हिसाब से विवेक और पूर्वी की शादी की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। लेकिन जैसा मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि ये समाज दोगला होता है। हम एक बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जंग तो लड़ते हैं, लेकिन कभी उससे समाज में आम लड़कियों की तरह स्वीकार नहीं करते हैं। अगर तू उस लड़की से शादी करेगा तो समझ लेना कि तेरे माँ बाप मर चुके हैं तेरे लिए, विवेक के पापा ने चिल्लाते हुए विवेक से कहा। लेकिन पापा, मैं प्यार करता हूँ पूर्वी से, विवेक ने कहा। प्यार वार कुछ नहीं। अगर तूने उस लड़की से शादी कर ली तो हम समाज में कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं अब ये शादी नहीं होने देना चाहती, विवेक की माँ ने कहा। माँ, मैं पूर्वी के बिना कैसे रहूँगा, विवेक ने कहा। ठीक है, तो तुझे अपनी माँ और उस लड़की में से एक ही को ही चुनना पड़ेगा। जिस दिन तू उससे शादी करेगा उसी दिन मैं भी जहर खाकर मर जाऊँगी, विवेक की माँ ने उसे धमकाते हुए कहा। विवेक आज बहुत बड़ी दुविधा में था। एक तरफ पूर्वी और उसका प्यार और दूसरी तरफ माँ बाप और उनका प्यार। आखिर विवेक ने दिल पर पत्थर रखकर फैसला ले ही लिया और तय कर लिया कि ठीक है, अब मैं पूर्वी से शादी नहीं करूँगा, लेकिन मैं फिर कभी किसी और से शादी भी नहीं करूँगा।
विवेक की माँ ने प्रीति को फ़ोन करके इस शादी को होने से इनकार कर दिया। प्रीति के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। आज फिर से उसकी बेटी की दुनिया बिखर गई। आज फिर एक बलात्कार पीड़िता समाज से हार गई। पूर्वी की हालत अब पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है लेकिन उसके दिल का अंदरूनी जख्म अभी भी भरा नहीं है। वो ना अब ज़्यादा किसी से बोलती है और हंसी से तो उसका 36 का आंकड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी लोग उसे बहलाते रहते हैं। देव रोज़ पूर्वी को फ़ोन करके उसके साथ घंटों तक बातें करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ देव भी अपनी शादी के लिए अब तैयार हो चुका था। 8 दिन बाद देव की शादी होने वाली है। देव की शादी की तैयारियां चल रही हैं। पूर्वी भी देव की शादी में अपने होने वाले पति विवेक के साथ जाने का मन बना रही थी, क्योंकि देव की शादी के ठीक 3 दिन पहले यानी कि 5 दिन पूर्वी की शादी विवेक से होनी थी। फिलहाल तो प्रीति के अलावा हर कोई इस बात से अनजान था कि पूर्वी की शादी विवेक से नहीं होने वाली है। लेकिन क्या होगा जब पूर्वी को पता चलेगा कि विवेक ने अपनी मम्मी पापा के दबाव में आकर उससे सभी नाते तोड़ दिए हैं। 5 दिन बाद पंडित जी मंत्र का जप कर रहे हैं। वर पहले से ही मंडप पर बैठा है। पंडित जी कहने पर प्रीति बधू यानी कि पूर्वी को लेकर आती हैं। शादी में सिर्फ कुछ चुनिंदा ही लोग थे। सभी रस्में कराई गईं। फेरे होने के बाद वर ने दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाकर सिंदूर लगा दिया और इसी के साथ पूरा हो गया पूर्वी का विवाह उसके बचपन के दोस्त देव के साथ। लेकिन पूर्वी भी अब तक इससे अनजान थी कि चेहरे के पीछे विवेक नहीं देव था। लेकिन ये क्या हुआ? आज से ठीक 3 दिन बाद तो देव की शादी शिवानी के साथ होनी थी। चलते हैं कुछ समय पीछे, 5 दिन पहले, जिस दिन विवेक की माँ ने प्रीति को फ़ोन करके शादी के लिए इनकार किया था। प्रीति को ऐसा लग रहा था कि क्या अब कभी उसकी बेटी किसी की पत्नी बन पाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जोड़ियाँ तो रब पहले से ही बना देता है। कुछ आसानी से एक दूसरे को मिल जाते हैं और कुछ को ना जाने कितनी कसौटियों से गुजरना पड़ता है। पूर्वी के फ़ोन पर बार बार देव का फ़ोन आ रहा था। पूर्वी उस समय काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। प्रीति ने देव का फ़ोन उठाया। हेलो, प्रीति ने कहा। हेलो, नमस्ते आंटी, ये पूर्वी कहाँ है? मैं कब से उसको कॉल कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों वो फ़ोन नहीं उठा रही है। हाँ बेटा, वो सो रही है। अभी उसमें इतनी ताकत तो है नहीं। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने आज मेरे साथ घर का काम करने में हेल्प कर दी, इसलिए काफ़ी थक गई है वो। उठेगी तो मैं उसको बता दूंगी कि देव फ़ोन कर रहा था। ठीक है आंटी, और बताइए बाकी सब तो ठीक है ना? देव ने ऐसे ही प्रीति से पूछ लिया। प्रीति ये सुनने के बाद अपने जज्बात काबू नहीं कर पाई और उसकी आंखों से आंसू छलक गए, जिसकी वजह से उसने कांपती हुई आवाज़ में देव से कह दिया कि हाँ बेटा, और सब ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां हो गई? देव ने शायद प्रीति के लहजे में छुपा हुआ दर्द पहचान लिया। उसने तुरंत ही प्रीति से कहा, आंटी, आपकी आवाज़ से तो नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक है। देखिए, कोई भी बात है मुझसे छुपाइए मत, आखिर मैं भी तो आपका बेटा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक बताइए। प्रीति ने देव को बता दिया कि विवेक के परिवार वालों ने उसकी और पूर्वी की शादी तोड़ दी है। अभी तक ये खबर सिर्फ मेरे अलावा तुम्ही को पता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर पूर्वी और उसके पापा को पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। कहीं पूर्वी कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शादी के 5 ही दिन पहले उन्होंने ये शादी तोड़ दी। सामने से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। प्रीति हेलो हेलो कर रही थी। तभी देव ने कहा, आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। पूर्वी की शादी 5 दिन बाद ही होगी। क्या? लेकिन कैसे? प्रीति ने पूछा। मैं करूँगा पूर्वी से शादी। ये सुनकर प्रीति चौंक गई। लेकिन देव, तुम्हारी शादी तो अगले हफ्ते शिवानी से होने वाली है। आप चिंता ना करें आंटी, सब हो जाएगा। बस आप शादी की तैयारियां करें, वो भी बिना किसी टेंशन के, देव ने कहा। प्रीति के बार बार समझाने के बाद भी देव ने एक ना सुनी और फ़ोन रख दिया। कुछ घंटों बाद, हे भगवान, हम पहले क्यों ना समझे कि वो लड़की चरित्र की अच्छी नहीं है। लेकिन जब शादी तोड़ना ही था तो पहले ही बता देते। यूँ ऐन मौके पर क्यों बताया? और हिम्मत तो देखो उस लड़की के माँ बाप को पीछे करके सीधा खुद ही मेरे पास फ़ोन कर दिया। रीमा ने सर पर हाथ रख कर कहा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? शालीन ने कहा। पता नहीं देव को पता चलेगा कि क्या बीतेगी उस पर। शिवानी ने फ़ोन करके खुद ही ये रिश्ता ख़त्म कर लिया है, रीमा ने कहा। क्या? शिवानी ने इस शादी से इनकार कर दिया? लेकिन क्यों? शालीन ने पूछा। पता नहीं, कह रही थी मुझे कोई और पसंद है, मैं उसी से शादी करूँगी।
रीमा और सालिन शिवानी के अचानक शादी तोड़ने से काफ़ी झटके में आ गए थे। शाम को देव जब ऑफिस से घर आया तो रीमा ने देव को पूरी बात बताई। देव ने थोड़ा मायूस होने का बहाना किया, लेकिन वास्तव में देव भी यही चाहता था, क्योंकि उसे तो पूर्वी से शादी करनी है। देव ने रीमा और सालिन से कहा, आप लोग इतना परेशान क्यों होते हो? देखना, मैं शिवानी की शादी से पहले ही आप लोगों के लिए बहू ले आऊँगा। लेकिन वो कैसे? क्या तू भी? रीमा ने कहा। अरे नहीं माँ, आप जैसा सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है, देव ने बात टालते हुए कहा। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। पता नहीं कैसी लड़की थी वो, रीमा ने गुस्साते हुए कहा। माँ, क्यों किसी को कुछ कहना? सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, जो जैसे चाहे वैसे जिए, हमें क्या करना? देव ने रीमा को शांत कराते हुए कहा। अब दोनों जाकर अपने कमरे में आराम करिए, देव ने रीमा और सालिन से कहा, और दोनों अपने कमरे में चले गए। आज का दिन देव ने जैसे ही सेहरा हटाया तो पूर्वी के तो होश ही उड़ गए। देव तू? प्रीति ने पूर्वी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा कि हाँ बेटा, देव ही तेरा पति है अब। लेकिन माँ, विवेक को तू भूल जा। उसके माँ बाप ने कहा कि हम एक ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते जिसका बलात्कार हुआ हो। ये सब पूर्वी को झकझोर कर देने वाला था, लेकिन जैसे तैसे वहाँ मौजूद लोगों ने समझाने पर पूर्वी ने इसे भी स्वीकार कर लिया। पूर्वी ने सबसे पहले देव से पूछा, लेकिन देव, तेरे माँ पापा तैयार हैं क्या? देव ने बड़ी शांति से कहा, तू उन लोगों की चिंता तो बिल्कुल भी मत कर। मेरी खुशी में ही उनकी खुशी भी है। अब जब शादी ही हो गई है तो वो भी मान ही जाएंगे। और शिवानी? पूर्वी ने पूछा। शिवानी ने खुद ही देव से शादी तोड़ ली, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है, प्रीति ने कहा। देव? पूर्वी ने देव की आंखों में देखते हुए कहा। क्या सच में तू बचपन से ही मुझसे ब्याह करना चाहता था, या बलात्कार पीड़िता पर तूने एहसान किया है? देव ने पूर्वी के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अब दोबारा कभी ये मत कहना। तू मेरा बचपन का प्यार का पहला प्यार है, और हाँ, आज मैं ये सरेआम कहता हूँ, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। पूर्वी ने मंडप पर ही देव को गले लगा लिया। देव ने एक असली मर्द होने का प्रमाण दे दिया समाज को कि प्यार रूह से होता है, जिस्म तो केवल एक वासना मात्र है। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।